जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री श्याम। हम अफवाह तंत्र टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र में और आगे बढ़ते हैं। अफवाह तंत्र, राजस्थान के अफवाह तंत्र को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा अफवाह तंत्र होता है अरब सागर का अफवाह तंत्र और तीसरा होता है अंतः प्रवाह की नदियां। तीनों को हम समझने की बात करते हैं। एक अरावली, मैंने जब भौतिक प्रदेश पढ़ाया था जिसमें अरावली पढ़ाया था, उस टाइम मैंने बोला था कि जो अरावली है वो एक जल विभाजन का कार्य करती है। अरावली की तरफ से पश्चिम की जो नदियां हैं वो हमारे अरब सागर में डालती है और पूर्व की तरफ जो नदियां निकलती है वो किस में डालती है। जैसे एक समझने की तारीख है कि जैसे मान लो ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा क्या है, ये हमारा राजस्थान है। मैंने ये बताया था कि जैसे मान लो ये अरावली है और ये अरावली है, तो अरावली की जो पश्चिम की तरफ जो नदियां हैं, जैसे लूनी निकलती है, लूनी की सहायक नदियां घग्गर नदी है, ये सब घग्गर अपनी अंतः प्रवाह की नदियां हैं। लेकिन लूनी नदी हुई और इधर की नदियां हैं, वो नदियां कहाँ डालेगी? वो दोस्तों अरब सागर में जल डालेगी। समझ में आ गया? तो अरब सागर का अफवाह तंत्र पश्चिम की तरफ का। अगर पूर्व की तरफ बात करते हैं, जैसे ये वाली नदियां हैं और ये वाली नदियां हमारे किधर डालेगी? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। क्योंकि इधर की नदियां निकलेगी वो बंगाल की खाड़ी। मैंने बताया था कि अरावली राजस्थान में एक जल विभाजन का कार्य भी करती है। उसके बाद में मैंने एक बात बताई आपको कि जैसे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र, कुछ नदियां हैं, जैसे हमने कहा कि एक नदी निकलती है खंडेला, खंडेला की पहाड़ी से कांकली नदी, रूपनगढ़ हो गई, साबी हो गई, घग्गर हो गई, जैसलमेर में मसूदी नदी हो गई। ये अंतः प्रवाह की नदियां हैं, या तो किसी झील में गिर जाती है या किसी निश्चित सीमा के बाद में जाने वाले ये धरती में समा जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? अंतः प्रवाह की नदियां। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अरावली की पश्चिम की जो नदियां हैं वो अरब सागर में जल डालती है, अगर पूर्व की तरफ है जो बंगाल की खाड़ी में जल डालती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व की तरफ से आती है लेकिन पश्चिम की तरफ अरब सागर में नदी डालती है, वो दोस्तों माही नदी है। कौन सी नदी? माही नदी पूर्व से एंटर बांसवाड़ा के खादू गांव से प्रवेश करती है और हमारे खंबात की खाड़ी होते कहाँ पे गुजरती? अरब सागर का अफवाह तंत्र है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। अरावली क्या करती है? जल विभाजन का कार्य करती है। पश्चिम की नदियां कहाँ पे डालती है? अरब सागर में, और बंगाल की खाड़ी में पूर्व की तरफ की नदियां डालती है। अब नदियों की बात करते हैं दोस्तों, पश्चिम व पूर्व की। हम पूर्व की तरफ की नदियों की बात करते हैं पहले, और हम राजस्थान का अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटते हैं? पहली बात, राजस्थान के अफवाह तंत्र को राजस्थान के अफवाह तंत्र को हम तीन भागों में बांटते हैं। अफवाह तंत्र कितने भागों में बढ़ता है? तीन भागों में बढ़ता है। और तीन भागों में बंटने का पहला अफवाह तंत्र है दोस्तों हमारा बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। फिर हमारा बात करते हैं अरब सागर, और चौथे नंबर पे अंतः प्रवाह की नदियां। अंतः प्रवाह की हम बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी में कितना है? 22.4%, जीरो भी लग जाए। इसका कितना है? 17.4%। अगर अंतः प्रवाह की नदियां हैं, इसका प्रवाह क्षेत्र है 60.2%। आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान के अफवाह तंत्र को हम कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में बांटते हैं। और तीन भाग में कौन सा है? पहला आ गया बंगाल की खाड़ी, दूसरा आ गया अरब सागर, और तीसरा आ गया अंतः प्रवाह। 22.4% भूभाग पे बंगाल की खाड़ी है, 17.4% भूभाग कितना अरब सागर, और 7.2% कितना है अंतः प्रवाह की नदियां
तो राजस्थान के अंतर प्रवाह को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फिर बात करते हैं अंतर प्रवाह की नदियां। उसके बाद में हम बात करते हैं कि दोस्तों पूर्व की तरफ जो नदियां बहती है, और हम नदियों के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और एक एक नदी रोड डेली पढ़ेंगे, एक एक नदी रोड डेली पढ़ेंगे। और एक नदी में हमारे सबसे बड़ी नदी है राजस्थान में जो मुख्य नदी है, एक तो चंबल नदी है, एक बनास है, और एक लूनी है, और एक साबरमती नदी है। ये नदियां ऐसी है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर 90% आता है, चाहे वो लंबाई से ले लो, चाहे कहीं से भी ले लो। वहाँ बांध होते हैं, क्योंकि नदियों पे बांध बनेंगे, कौन से जिले में कौन सा बांध बना हुआ है हम वहां से ही लेते हुए चलेंगे। तो दोस्तों हम राजस्थान की पहली नदी लेते हैं, कौन सी? चंबल नदी। तो बात करेंगे हम आज चंबल नदी की, और चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी का जो प्रवाह है, देखो दोस्तों मैं ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ाऊंगा कि कौन सी नदी अरब सागर में जल डालती है, कौन सी, लास्ट में पढ़ने के बाद में बताएंगे कि कौन सी नदी कहाँ पे जल डाल रही है, अरब सागर में डाल रही है या बंगाल की खाड़ी में डालती है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, नक्शा बनाते हैं, और नक्शे में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये वाला आप समझ जाओगे, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हमें, ये वाला ऑप्शन, ये हमारा धौलपुर वाला क्षेत्र आ गया, ये हमारा चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र आ गया। चित्तौड़गढ़ में या अपन ऐसे करते हैं कि दोस्तों ये वाली जो लाइन है ना वो बाद में बनाएंगे। जैसे मान लो एक जाना पाव की पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ी है, और किस श्रेणी की है? विंध्याचल श्रेणी की जाना पाव की पहाड़ी है। कौन सी श्रेणी की है? विंध्याचल श्रेणी की में जाना पाव की पहाड़ी है कहाँ पे दोस्तों? एमपी में। तो दोस्तों यहाँ से उद्गम होता है, चंबल नदी का क्या होता है? यहाँ से उद्गम होता है, और चंबल नदी का उद्गम हुआ तो दोस्तों हम बाद में बात करते हैं कि जैसे मान लो ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। अब जाना पाव की पहाड़ी से साहब नदी निकली, और ये नदी निकलते ही दोस्तों ये नदी हमारे यहां से प्रवेश करती है 84गढ़ से, और 84गढ़ से प्रवेश करी तो 84गढ़ से प्रवेश करती है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले का 84गढ़ स्थान है, और 84गढ़ से ये हमारे यहाँ में प्रवेश करती है, और ये साहब कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के बाद में ये दोस्तों कहाँ मिल जाती है? यूपी में चली जाती है, और यूपी की जगह नाम है दोस्तों, ये नदी हमारी है यमुना नदी है। और ये दोस्तों यहाँ पे क्या करती है? सीमा बनाती है, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में सीमा बनाती हुई कहाँ पे पहुंच जाती है? ये यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिलती है दोस्तों तो यूपी की जगह है, और यूपी की जगह कौन सी है? मुरादगंज। तो चंबल नदी का उद्गम कहां से? जाना पाव की पहाड़ी से होता है, विंध्याचल श्रेणी है, और एमपी में होता है, एमपी से होता है, और प्रवेश कहां से करती है दोस्तों? एक कट में यहां मारा और एक कट यहां पे है बूंदी के आसपास, और एक नदी है कोटा में, और एक नदी यहाँ पे सवाई माधोपुर में, और एक नदी हमारे यहाँ आती है यहाँ पे। दोस्तों ये सीमा बनाती है हमारी राजस्थान और ये नदी। जैसे मान लो ये है, ये यहाँ पे एक नदी मिलती है, वो हम सब बात करते हैं। दोस्तों एक समझने का तरीका ये है कि जैसे मैं एक चीज बता रहा हूँ भाई, नदी आप डायग्राम के हिसाब से पढ़ोगे, आप कोई सी भी नदी है उस डायग्राम के हिसाब से पढ़ोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। दोस्तों डायग्राम की मान लो ये नदी यहां से निकली और ये नदी यहां बह रही, ये नदी बह रही है
और नदी वही जानापाव की पहाड़ी विंध्याचल श्रेणी एमपी से इसका उद्गम हुआ। दोस्तों ये नित्यवाही नदी है, सदा बहती है, इसलिए राजस्थान की ये सबसे पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, निरंतर बहती है, सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों एक हरिपुरा की पहाड़ियां है, यहाँ पे पहाड़ी है। मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं है लेकिन समझने के तौर से। दोस्तों एक यहाँ पे कौन सी है, ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम है हरिपुरा की पहाड़ी। हरिपुरा की क्या है, पहाड़ी, और ये हमारी पड़ती है चित्तौड़गढ़ में। हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ में है और यहां से नदी आती है चित्तौड़गढ़ से बहती हुई राउत भाटा से एक नदी आ जाती है। दोस्तों इस नदी का नाम है बामनी। नदी कौन सी है दोस्तों, बामनी, और इस नदी का नाम लिखता हूं मैं यहाँ पे, और ये नदी आ जाती है दोस्तों बामनी। बामनी सहायक नदी है। दोस्तों एक छोटी सी बात समझा रहा हूं, जैसे मान लो मैं जानापाव की पहाड़ी से मुरादगंज यूपी की तरफ जा रहा हूं, तो मेरा बाएं तट ये हो गया और दायां तट ये हो गया, तो मैं बोलूंगा बाएं तट की सहायक नदियां और दाएं तट की सहायक नदियां। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाएं तट की नदियां दे दे और उसमें एक ऑप्शन में दाएं तट की दे दे, कौन सी नदी बाएं तट की नहीं है। अगर आपको याद है तो आप उसका उदाहरण दे दें। दोस्तों एक भीलवाड़ा से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है दोस्तों मेज। मेज नदी है और इस नदी से दोस्तों मेज नदी है और मेज नदी का कहाँ है, भीलवाड़ा से होता है और ये मिलती है दोस्तों लाखेरी बूंदी में। इस जगह का नाम क्या है, लाखेरी बूंदी में मिलती है। लाखेरी बूंदी में कौन सी नदी मिल जाती है, हमारे मेज नदी। और लाखेरी स्थान कहाँ पे है, बूंदी में। उद्गम कहाँ से होता है, भीलवाड़ा से। उसके बाद में हम छोटी सी बात करते हैं दोस्तों, यह है खन्नौर की पहाड़ियां। और आपको पता है खन्नौर की पहाड़ियां राजसमंद में है और राजसमंद से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है दोस्तों, हमारा नदी का उद्गम है दोस्तों, ये हमारा ये नदी का उद्गम है और इस नदी को हम कहते हैं, इस नदी को क्या कहते हैं दोस्तों, इस नदी का नाम है दोस्तों बनास। इस नदी का नाम क्या है, और बनास। और इस नदी में क्या बहता है, इस नदी में क्या बहता है दोस्तों, जल। और नदी में जल ही बहता है मेरे दोस्त, पेट्रोल नहीं बहता है। पेट्रोल बहता है क्या, पेट्रोल तो खुला ही हो जाता है इतना। हाँ तो कोई बात नहीं है। बामनी नदी उद्गम कहाँ होता है, हरिपुरा की पहाड़ी से। मेज नदी का उद्गम कहाँ होता है दोस्तों, भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से इसका उद्गम होता है और बूंदी में बहती हुई ये लाखेरी नामक स्थान के चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों हम एक नदी पढ़ेंगे इधर, हमारे पास में बाएं तट की नदियां हो गई बामनी, मेज और बनास। बनास की हम सहायक नदियां यहाँ नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, एक बार ध्यान से देख लेना। हो सकता है इतना मैं मतलब समझ रहा हूं कि डायग्राम आपके समझ में आ जाए, तो मेरे देखो पढ़ाने वाला आदमी कभी भी, मैं कहता हूं कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, आप कहाँ भी बैठ रहे हो, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों हम उस चीज को पेन लेके जब तक नहीं चलाएंगे जब तक हमारा वो नहीं चलेगा। क्योंकि एक टीचर पढ़ाने वाला, कोचिंग में पढ़ाने वाला भी वही मेहनत करता है दोस्तों, उसका बार बार रिवीजन होता है और उस सब्जेक्ट के प्रति वो मतलब एक उत्तरों का जवाब देने लग जाता है और कोचिंग में खड़ा हो जाता है। दोस्तों प्रत्येक आदमी जॉब नहीं लग सकता है, लेकिन जिसने अपनी प्रतिभा पहचान ली ना वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा। तो दोस्तों एक पहाड़ी है यहाँ पे, ये पहाड़ी है, मैं दूर दूर बनाऊंगा और इस पहाड़ी का नाम है बागली की पहाड़ी। और इस बागली की पहाड़ी है दोस्तों एमपी में, और एमपी में है तो एमपी से एक नदी का उद्गम होता है दोस्त,
और एमपी से इस नदी का उद्गम होता है एक है, और नदी है दोस्तों हमारी कौन सी? एमपी से उद्गम होता है दोस्तों, ये नदी है हमारी काली सिंध। काली सिंध नदी का उद्गम हुआ बागली की पहाड़ी एमपी से हुआ, और एमपी से हुआ तो झालावाड़ और कोटा में बहते हुए दोस्तों इधर कौन सा आ गया? कोटा, और कोटा में स्थान है दोस्तों नौनेरा। कोटा में कौन सा स्थान है? नौनेरा, और इस कोटा में ये साहब नौनेरा नदी मिल जाती है। काली सिंध नदी कोटा के नौनेरा स्थान में मिल जाती है दोस्तों। एक नदी है सुसनेर, सुसनेर नामक स्थान है, और ये एमपी का है, और एमपी से दोस्तों एक नदी आती है, और उस नदी का नाम है सुसनेर। एमपी से स्थान है, और उस नदी से एक यहाँ पे गागोन नामक स्थान है, और उस गागोन में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है दोस्तों आबू। और कहाँ मिलती है मेरे दोस्त? ये मिलती है हमारे गागोन में। और गागोन में एक गागोन दुर्ग भी बना हुआ है जिसे जल दुर्ग कहते हैं। गागोन कहाँ पे है दोस्तों? झालावाड़ में है। उसके बाद में हमारी एक नदी है, मैं काली सिंध की बात कर रहा हूँ, और काली सिंध में एक कोटा है, ये कोटा आ गया, ये झालावाड़ है, और इस यहाँ पे एक नदी आती है दोस्तों, उस नदी का नाम है इस नदी का नाम है दोस्तों हमारी एक छोटी सी नदी है, और इस नदी का नाम, इसको दोबारा मान लेता हूं मैं, क्योंकि एक छोटी सी नदी और आएगी। देखो दोस्तों ये नदी है ना, ये नदी है दोस्तों उजाड़, एमपी से उद्गम होता है, और राजस्थान के झालावाड़ में बहती हुई कोटा में ये मिल जाती है। और एक नदी आती है दोस्तों हमारी परवन, और परवन नदी का उद्गम कहां से होता है मेरे दोस्त? परवन नदी का उद्गम होता है मालवा के पठार से। परवन नदी का उद्गम होता है मालवा का पठार एमपी। किस नदी का उद्गम होता है मालवा के पठार के? एमपी से। और इस एमपी से कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? इस नदी का नाम है हमारे पास में परवन। और इस परवन की दो सहायक नदियां हैं छोटी छोटी, एक तो है दोस्तों नेवज, और एक हमारी छापी। दोस्तों मैं इसको दोबारा से बना देता हूं, दो सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी आ गई? ये नदी आ गई, और ये आ गई। इसको तो बोल दो आप छापी, और इसको बोल दो आप नेवज। नेवज और छापी किसकी नदी है? सहायक नदी है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक पालिया स्थान है, कहां पे? पालिया स्थान है सवाई माधोपुर में, और यहाँ पे एक नदी आती है दोस्तों, और इस नदी का नाम है दोस्तों पारो। समझ में आ रहा है ना भाई? डायग्राम बनेगा, पालिया स्थान पर कौन सी नदी आती है? पाल, और ये नाम इसका उद्गम होता है सीहोर जिले से। सीहोर एमपी से इसका उद्गम होता है। दोस्तों एक नदी आती है जो एमपी से निकलती है, और एमपी से यहाँ बनास है, और बनास में बहती हुई ये नदी आ जाती है, और एमपी से निकलता है इसका उद्गम, और ये सवाई माधोपुर के कौन से क्षेत्र में मिल जाती है? खंडार क्षेत्र में मिल जाती है। दोस्तों एक नदी और है छोटी सी, और उस छोटी सी नदी का नाम है दोस्तों एक कुन्नू नदी, ये करौली में मिल जाती है। ये सब एमपी से इसका छोटी सी नदी है, एमपी से इसका उद्गम होता है, और इस नदी का नाम है कुन्नू, और ये मिलती है हमारे करौली में। बोलो आपको समझ में आया या नहीं आया? दोस्तों एक बार वापिस जाना पाओ की पहाड़ी विंध्याचल श्रेणी एमपी से,
कौन सी नदी का उद्गम होता है? हमारी नदी है दोस्तों चंबल। कौन सी नदी है? चंबल। बात किसकी करते हैं? मुख्य नदी चंबल। और चंबल कहां से प्रवेश करती है दोस्तों? 84गढ़ से प्रवेश 84गढ़ से प्रवेश करती है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यूपी के मुरादगंज में ये किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। दोस्तों मैंने बात की जिधर नदी बह रही है उधर मुंह कर उधर से चलो और उधर जाने के बाद में बोलो बाएं तक की साइड नदियां बामनी, मेज और बनास नदी। 3 नदियां कौन सी हो गई? बाएं तक की। अगर बात करते हैं हम दोस्तों इधर की नदी की बात, एक काली सिंध नदी होगी, एक हमारी आहू नदी होगी, एक उजाड़ नदी होगी और एक छापी नदी होगी, एक नेवज, एक परवन, एक पार्वती, सीप और कुल्लू। दोस्तों यहां तक की बात हो गई है। हम बात करते हैं दोस्तों अब बांध की। बांध की बात करेंगे तो हम एक ही बात बताता हूं दोस्तों, इस पे बांध चंबल नदी पे कितने बांध बने हुए हैं। चंबल नदी के जो बांध बने हुए हैं दोस्तों, एक बांध तो बना हुआ है यहां पे, मोटे मोटे क्रॉस लगा रहा हूं। एक बांध तो यहां बना हुआ है और एक बांध यहां बना हुआ है और ये कोटा आ गया और कोटा में है जवाहर सागर, कोटा बैराज और एक हमारा आ गया नौनेरा बांध, ये तो है कोटा में, और एक आ गया हमारा डूंगरी बांध सवाई माधोपुर में। बोलो बांध कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 बांध हमारे क्रॉस निशान लगाए मैंने। वो बांध है क्रम पूछ सकता है उत्तर से दक्षिण। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसमें मैं लिखने का एक तरीका। दोस्तों यहां तक देखो, यहां वाली इस पोजीशन पे यहां से मैं कट लगा रहा हूं। बताओ यहां इधर इधर कोई सीमा बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है। तो मैं अब इसकी बात करता हूं दोस्तों। हमने यहां तक पढ़ लिया, आपने मैंने पूछा कि बाएं तक की 3 नदियां हैं बामनी, मेज और बनास। बनास की सहायक नदियां हम बनास पढ़ेंगे जब स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में दाएं तट की सहायक नदियां हमारे पास में आऊ है, काली सिंध है और उजाड़ है, छापी है, परवन है, पार्वती है और सीप है। और इसकी पार्वती की भी सहायक नदियां हैं, बरनी है, लाहसी है, अंधेरी है। ये नदियां अपन केवल डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद में हम दोस्तों चंबल नदी की बात करते हैं। तो चंबल नदी की बात में हम चंबल नदी की एक बात करेंगे पहले। जैसे मान लो इधर ही कर लेते हैं चंबल नदी की बात। तो चंबल नदी का पहला टॉपिक, चंबल नदी की जो लंबाई है, कुल लंबाई, चंबल नदी की कुल लंबाई। पहले उपनाम की बात कर लेता हूं मैं। चंबल नदी की बात करें उपनाम की तो पहला नाम है दोस्तों, एक तो है चामुंडेश्वरी और दूसरा इसको कामधेनु के नाम से जाना जाता है। कामधेनु आप जानते ही हो। कामधेनु और चमनवती नदी के नाम से जाना जाती है, सदा वर्षभर बहती है, इसलिए राजस्थान की सदा वर्षभर बहने के कारण इसको सबसे बड़ी नदी वर्षभर बहती है। राजस्थान की पूर्णतः भाव मतलब पूरी बहती है, सदा बाहर बहती है, वो नदी कौन सी है? चंबल नदी। उसके बाद में हम बात करते हैं कुल लंबाई की। तो चंबल नदी की हम बात करें दोस्तों, चंबल नदी की बात करें कुल लंबाई, और कुल लंबाई है इसकी 964 किमी। दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहां बताया था चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से स्थान से प्रवेश करती है। तो मैंने कहा तो ये जो चित्तौड़गढ़ से, तो ये कोटा, चित्तौड़ व कोटा बूंदी, कोटा बूंदी में इसकी लंबाई, जैसे जहां से प्रवेश करती है, प्रवेश से कोटा बूंदी में तो बहती है 135 किमी। दिख तो रहा है ना 135 किमी। प्रवेश से बूंदी ये कहां करती है दोस्तों? 135 किमी। 135 किमी लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रवेश से
चंबल नदी जो प्रवेश करती है वहां से कोटा बूंदी तक कितनी बहती है? 135 किमी। दोस्तों फिर बाद में ये करती है सवाई माधोपुर में बहती है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहते हुए एमपी व राजस्थान की सीमा बनाती है। दो सौ 41 किमी बहती है। तो राजस्थान व एमपी की सीमा कितनी बनाती है? 241 किमी। 135 किमी ये हमारी टोटल बना कोटा बूंदी में बहती है। दोस्तों चंबल नदी को दो नाम से चंद्रवती व राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सदा ये प्रवाहित होती है। और दूसरी कुल लंबाई कितनी है? 964 किमी है। ये कोटा बूंदी की इसकी सीधे प्रवेश से कोटा बूंदी तक 135 किलोमीटर लंबी है। 241 किलोमीटर किमी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर राजस्थान व एमपी की सीमा बनाते हुए यूपी के मुरादगंज में ये किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं, इसकी थोड़ी सी और बात करते हैं। ये हमारी जो नदी है, इस नदी का हमने पहला बांध मैं अगले वाली वीडियो में बताऊंगा कि जैसे मान लो यही बता देता हूं कि जो अपना बांध है, पहला बांध आ गया दोस्तों गांधी सागर बांध। मैं एक लाइन लिखता हूं कि दोस्तों ये वाला बांध है ना, ये वाला बांध, इस बांध का नाम है दोस्तों गांधी सागर बांध। और इस गांधी सागर बांध ये है दोस्तों एमपी। बताओ उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ राजस्थान की तरफ जाते हैं तो पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। और इस गांधी सागर बांध आया। और गांधी सागर बांध दोस्तों दूसरा बांध आता है हमारा चित्तौड़गढ़ में। तो ये चित्तौड़गढ़ वाला सिस्टम मैंने यहां से 3 बार, ये है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध। और ये हमारा कहां है? चित्तौड़गढ़। बोलो आप समझ में आया? पहला बांध कौन सा हो गया हमारा? गांधी सागर। दूसरा बांध हो गया राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों फिर तीसरा, चौथा और पांचवा लगातार 3 बांध है। और तीनों बांध में ऊपर से नीचे की तरफ लिखता हुआ जाऊंगा। और ये यहां से लाइन खींच रहा हूं, यहां वाली, और यहां बांध खींचता हूं। दोस्तों तीसरे नंबर पे बांध है जवाहर सागर। चौथे नंबर पे है कोटा बैराज। और 5वें नंबर पे है नौनेरा बांध। और 6ठे नंबर पे हमारा आ जाता है डूंगरी बांध। डूंगरी बांध तो है सवाई माधोपुर में। और ये तीनों बांध है दोस्तों कोटा में। दोस्तों राजस्थान और एमपी की जो ये परियोजना बनी हुई है, इनमें क्या है? 50:50 का हिस्सा है। कितने प्रति केंद्र? राजस्थान और एमपी में कितना है? 50:50 का हिस्सा है। तो बात करते हैं दोस्तों, आपको दक्षिण से उत्तर की ओर भी क्रम पूछ सकते हैं। कौन सा? पहला बांध गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, नौनेरा बांध, डूंगरी बांध। दोस्तों इसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि बागली की पारियां हैं। अब हम इसमें इतना नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्त यहाँ पे हम पढ़ने के लिए, यहाँ पे जो पढ़ने हैं वो हमारा यहाँ तक कौन सा हुआ, एक बार वापस रिवीजन मारते हैं। देखो जाना पाओ कि पहाड़ी विंध्याचल श्रेणी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है। दोस्तों प्रवेश कहां से करती है? 84 से प्रवेश करती है। और ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बहते हुए दोस्तों
ये यूपी में मुरादगंज स्थान पे क्या मिल जाती है, मुरादगंज स्थान पे ये कौन सी नदी मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है दोस्तों। उसके बाद में इस पे मैं आपको आगे बताऊंगा कि दोस्तों बाएं तट की जिधर से नदी बहती है उधर से चलो, और उधर की जो बाएं तट की नदी है वो है बामनी, जो हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से निकलती है, और राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में ये किसमें मिल जाती है, अपने चंबल में मिल जाती है। भीलवाड़ा से इस नदी मेज नदी का उद्गम होता है और बूंदी में बहते हुए लाखेरी नामक स्थान पे किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। तीसरी नदी आती है दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है, और बनास नदी का उद्गम होके ये दोस्तों हमारे रामेश्वर स्थान पे चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद में हमने कहा दाएं तट की एक नदी है बागली की पहाड़ी, एमपी में विंध्याचल श्रेणी की ही है, और यहाँ से उद्गम होता है झालावाड़ कोटा में बहते हुए कोटा के नौनेरा स्थान पे किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद में इसकी सहायक नदियां है काली सिंधी की। अब काली सिंधी सहायक या सुसनेर नामक स्थान से आहू नदी का उद्गम होता है, जो झालावाड़ के गागरोन नामक स्थान पे मिल जाती है, और इन नदियों के संगम पे गागरोन दुर्ग बना हुआ है। उसके बाद में हमने कहा परवन नदी मालवा के पठार एमपी से होता है, और कहां झालावाड़ बहते हुए कोटा में किसमें मिल जाती है, काली सिंध नदी में मिल जाती है। उजाड़ नदी का उद्गम एमपी से होता है, और उजाड़ नदी पे ही दोस्तों कौन सा बांध बना हुआ है, भीम सागर बांध झालावाड़ में बना हुआ है। उसके बाद में छापी बांध है, छापी नदी किसमें मिलती है, परवन में। नेवद नदी किसमें मिलती है, परवन में। उद्गम दोस्तों किससे होता है, एमपी से। पार्वती नदी सीहोर जिले से होता है, बारा में बहती है, बूंदी में बहती है, और सवाई माधोपुर की पालिया नामक स्थान में जाके हमारी किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। उसके बाद में सीप है, और सीप क्या कहती है कि सीप नदी सवाई माधोपुर ये अपने एमपी से के श्योपुर क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, और उद्गम होकर दोस्तों ये अपने सवाई माधोपुर के कंधार क्षेत्र में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद में पुन्नो नदी एमपी से इसका उद्गम होता है, और एमपी से उद्गम होने के बाद में दोस्तों ये किसमें मिल जाती है, करौली में। बताओ समझ में आया या नहीं आया दोस्तों। इसके आगे चंबल नदी को दो नाम याद रखना है, जैसे चमवती सदा प्रवाहित होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। दोस्तों कुल लंबाई इसकी 900 किलोमीटर लंबाई है। ये परेशबार से कोटा बूंदी तक 135 किलोमीटर रहती है, और सवाई माधोपुर धौलपुर में एमपी राजस्थान की सीमा बनाते हुए 241 किमी बहती है। अंत में यूपी के मुरादगंज में ये किसमें मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से या उत्तर कोई भी बांध, गांधी सागर बांध हमारे एमपी में बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, और उसके बाद में हमारा बांध जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज, नौनेरा बांध कोटा में, और डूंगरी बांध हमारा सवाई माधोपुर में बना है। बताओ मिक्स हुआ, समझ में आया दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि ये कठिन नहीं है, नदियां बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हमेशा हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं प्रैक्टिस करा, मैं जब मेरे गुरु से पढ़ा, जब ये डायग्राम दिखा, तो ये डायग्राम दिखते ही मेरे मन में होगा कि यार सारा ही मिक्स हो गया। पहला क्या लगा कि सारा ही मिक्स हो गया, लेकिन मेरे गुरुजी ने ये कहा कि आप घर जाके प्रैक्टिस करो बार बार। हमने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के बाद में मैंने भी एक रास्ता चुना कि एक गुरु सर मिले, और वो सर बोले कि भाई साहब जबरन से किसी को रोड से बुलाओ, कोई भी घर का परिवार का सदस्य हो, उसको समझाओ कि ये यहाँ से नदी निकली, ये यहाँ पे गिरी, तो आपके भी समझ में आएगा और दूसरों के भी समझ में आएगा। कहने का मतलब दोस्तों प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप याद रहेगा, पेन चलाने का हमारा सिस्टम रहेगा। कहते हैं ना यार कि हम पहले निबंधात्मक प्रश्न के 3-3 प्रश्न छठी सातवीं आठवीं में हम 3-3 प्रश्न याद कर लेते, तो ये कौन सी
मतलब कोई जरा एक बन गया डायग्राम, तो उस चीज से मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों, हमारे को सहायक नदियां, चंबल नदी हमारी सर्वाधिक भेड़ों का निर्माण, उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है राजस्थान, डाकों की शरण स्थली है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद में हम मालवा के पठार से परवन नदी का उद्गम होता है। हम काली सिंध पढ़ेंगे, तो काली सिंध सिंध भी हमारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है। काली सिंध पे झालावाड़ में उजाड़ नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, भीम सागर बांध बना हुआ है। छापी पे छापी बांध परियोजना बनी हुई है, वो झालावाड़ में है। उसके बाद में परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़, बारा और कोटा, तीनों की क्या बनी हुई है, यहाँ पे सिंचाई परियोजना बनी हुई है। उसके बाद में हमारा यहाँ बांध बना हुआ है। ये बांध कहाँ के आ गए, हमारे इधर गया। इसके बाद में एक गागोन हमारे को याद रखना है, और कहाँ से प्रवेश करती है, चूलिया जलप्रपात यहाँ पे ही बना हुआ है, इसी नदी पे। तो दोस्तों हमारा एक जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, यही हमारा मकसद है कि मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ ही रहा होगा। दोस्तों अगर मान लो आपको अगर समझ में आ रहा है, तो आप, मुझे लगता है, आशा करते हो कि आप शेयर जरूर करोगे। तो चंबल नदी का हमने बात की है आज, और ऐसी बात नहीं है कि यार कबूतर बन के उड़ गए, वो गाना उड़ ही जाता है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक टीचर गाना गा के शायरी सुना के सुना के वाहवाही लूटे, उसमें मकसद नहीं है। दोस्तों जिस तरह से अपन 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट की क्लास ले रहे हैं, और 15 या 20-25 मिनट का वीडियो मिल रहा है, 30 मिनट का वीडियो मिल रहा है, मान के चलो आप कोचिंग में वही चीज़ आपको 1 घंटे में बना के चलता हूँ। क्योंकि वो कोचिंग में क्या होता है कि जैसे 30 मिनट ये पढ़ाने के बाद में बनाओ विद्यार्थियों वीडियो बनाता, और वो बनाता जब तक क्लास पूरी हो जाती। 1 घंटे की क्लास में यही होता है दोस्तों। तो मैं आपके साथ में आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दोस्तों वीडियो कैसे बन रहा है। और आपका सपोर्ट रहेगा, आपका सपोर्ट चाहिए, अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं है। मानव मस्तिष्क से कहीं भी भूल हो जाए, आप ध्यान से देखोगे, आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं खुद ही 4 बार वीडियो को देखता हूँ पिक्चर बनाने के बाद में कि क्या वीडियो सही है या नहीं है। फिर भी मानवीय भूल होने के साथ आप ध्यान करके देखो कि यार सर वापस ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये चीज़ हमारे को समझ में नहीं आई, तो आप मुझे बताइए। तो जय हिंद, जय भारत, आपका साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।